डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ग़ुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने डॉक्टर मनोहर लाल, ताराचंद और बलवान सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। अगले दिन पार्टी के नेताओं ने टिप्पणियां भी की और ख़ुद ग़ुलाम नबी आज़ाद ने भी ये कहा कि मेरी पार्टी में जो गन था वो साफ कर दिया गया। लेकिन उस समय भी और उसके बाद जब हमने उस समय भी डॉक्टर मनोहर लाल से बात की थी, इन्होंने उस समय भी एक बात कही थी कि मैं अपने क्षेत्र में था, अपने क्षेत्र में काम कर रहा था, और उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं कि आखिरकार ये फैसला कहाँ से लिया गया। और ऐसा लगा कि ग़ुलाम नबी आज़ाद को आहिस्ता आहिस्ता बीते वक्त के साथ ये पता चला कि जो डॉक्टर मनोहर लाल को उन्होंने पार्टी से बाहर निकाला था वो उनकी गलती थी। उसी गलती को सुधारने के लिए कल खुद ग़ुलाम नबी आज़ाद डॉक्टर मनोहर लाल के पहले घर आए, उसके बाद इनको लेकर अपने घर चले गए। क्या डॉक्टर मनोहर लाल अब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में शामिल हो चुके हैं? अगर ट्विटर हैंडल और फेसबुक देखा जाए डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का, जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक तो गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनोहर लाल हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि ग़ुलाम नबी आज़ाद खुद इतना बड़ा लीडर, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो आपके घर का लायक कितने बजे आए और क्या बातचीत हुई? देखिए, कोई 6 बजे वो आए हैं और 10:30 बजे के करीब जहाँ से 10:20 से जहाँ से निकले। मैं कल भी अपनी विधानसभा, जो पुरानी मेरी विधानसभा थी, उसके टूर में था। एक शहीदी दिवस का कार्यक्रम था 12 जनवरी को। हर साल मैं जाता हूँ, पिछले 20-21 वर्ष से कंटिन्यू मैं जाता रहा हूँ शहीद मंगल सिंह जी की शहीदी दिवस पर। वहाँ से ही प्रोग्राम जैसे ख़त्म हुआ, फिर एक और कार्यक्रम था, किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होना था। वहाँ से निकल के मैं 6 बजे से 5 मिनट पहले हम जहाँ पहुँचे, तो 2-4 मिनट के बाद वो जहाँ पहुँच गए, लंबे समय से बैठे हैं। ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया। वो लीडर तो हैं ही और मानते भी हम रहे हैं, मगर एक पारिवारिक रिश्ता भी उनसे जुड़ाव रहा है पिछले 20-25 वर्ष में। हमेशा बड़े भाई की तरह उनको हमने माना। तो हमारे जो संस्कार ऐसे हैं, हमारी जो संस्कृति है, जब बड़ा भाई घर में आए तो उसका वेलकम तो स्वाभाविक बनता है। अच्छी बात है, वो आए और बड़ी देर लंबा समय बैठे, बहुत सी बातों पर चर्चा भी की। जो आप कहते हैं वे बस एक्सपेल किया या जो भी उसके बाद बयानबाजी हुई है, सभी चीज़ों पर चर्चा हुई है। मैंने तो पहले भी आपको कहा था कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्यों ऐसे हालात हुए, क्यों ये आर्डर निकाला, क्या परिस्थितियाँ थी, किन लोगों ने मजबूर किया, जब क्या उनके पास जानकारी इनपुट थी। मगर समय के बाद उनको कोई एहसास हुआ, उन्होंने सब चीज़ें देखी। मनोहर लाल शर्मा वहीं खड़ा है जहाँ पहले था, आज भी वहीं खड़ा है। ना मैं किसी और दल में शामिल हुआ पार्टी में। मेरी एक सोच जो है स्वतंत्र सोच है, मेरी विचारधारा में। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में किसी संगठन में जाके आदमी काम करता है और यूनिटी में एक ताकत मिलती है, बल मिलता है, मगर मैं एक स्वतंत्र ख्यालात का भी आदमी हूँ। मैं सबसे प्रायोरिटी अपने विधानसभा उन लोगों को देता हूँ जो लोग मुझे जहाँ पहुँचाने में, जिन्होंने मेरे लिए काम किया, उनकी गुड विशेस मेरे साथ रही, उनका समर्थन रहा। उन्होंने मुझे अपना मत दे के एक पहचान दी है मनोहर लाल शर्मा, और एक नुमाइंदे के तौर पर मुझे जम्मू कश्मीर रियासत में, देश में एक पहचान दी है। तो इसलिए मैं हर फैसला अपने लोगों के ही बैठ के लेता हूँ और हमेशा मैंने लिया है। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, कल ग़ुलाम नबी आज़ाद खुद यहाँ पर आए, 4 घंटे आपके साथ मुलाकात हुई। जो हमें समाचार मिला उसके मुताबिक उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की और तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। जो आपका गतिरोध था, जो आपकी नाराज़गी थी, आपने भी उसका इजहार किया। क्या वो नाराज़गी अब ख़त्म समझी जाए? देखो,
ये ऐसे गहरे जख्म होते हैं, जख्म जो घाव हुआ एक दिन में नहीं भरे जाते। सियासत में किसी का करेक्टर असैसिनेशन हो ऐसे आर्डर से, आर्डर की लैंग्वेज भी आप देखें क्या, एक्सपेल करना, एक्सपेल बड़ा ऐसा शब्द है, बड़े गहरे घाव देता है। मगर बहरहाल गुलाम नबी आज़ाद साहब बड़े लीडर हैं, देश के नेशनल इंटरनेशनल स्टेचर के लीडर हैं, वास्ट एक्सपीरियंस है देश की राजनीति में उनका हाफ सेंचुरी से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बड़े अलग अलग पदों में कांग्रेस पार्टी में रह के बतौर चीफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी, कहीं स्टेट्स के कई मुख्यमंत्री बनाए, के मुख्यमंत्री उन्होंने हटाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, हटाए, गवर्नमेंटें बनाई। बड़ा एक्सपीरियंस है। ये फैसला उनसे कैसे लिया गया, ये चूक क्या इस पर कोई बात हुई? ये चूक कैसी हुई, इस पर तफसील से बात हुई है। उन्होंने एक मीडिया बाइट्स में भी स्पष्टीकरण दिया था। मेरे बारे में तो बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं, मगर फैसले को वो जो अपनी इनपुट जो उनको मिली है उसके आधार पर बोल लेते हैं। सिर्फ यही है, इतने स्टेचर का लीडर को इनपुट की वेरिफिकेशन और काउंटर वेरिफिकेशन करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। इसमें राजनीति में तो फेथ होता है, विश्वास पे चलता है। कोई संगठन में हम लोग काम करते हैं तो वहाँ कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई अपॉइंटमेंट में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं, एफिडेविट साइन नहीं होता है, तो वॉलंटरली आदमी एक उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठता था। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, अब बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज में थी। उस ऑर्गेनाइजेशन में बनाने में शुरू से हम इनके साथ रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, जब न कांग्रेस पार्टी से जहाँ आए, जितनी बार हमें कंसल्ट किया हुआ, मैं बायत ही एक आदमी था जिसने आज़ाद साहब को कभी नहीं इंसिस्ट किया वे आप पार्टी छोड़ें। मैंने कहा आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, आपने पार्टी को बनाने में एक अहम रोल प्ले किया है, कांग्रेस को बनाने में अपना ब्लड दिया है, खून पसीना जीवन पूरा दिया है इस पार्टी को। और आपकी पार्टी के अंदर इतनी पोजीशन है, आपने ऐसे पौधे लगाए हैं जो अब फल दे रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, कोई केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कोई इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं कि प्रदेश होंगे, केंद्र में AICC में अहम पदों पर बैठे हैं। तो आपका और कहीं 99.9% भी आपके अगेंस्ट और कहीं है, आपको 0.1% भी 0.01% भी गुंजाइश है, तो आपको पार्टी में रिकनसाइल करके और पार्टी में रहना चाहिए, आपके हित में है। हो सकता है हम कांग्रेस पार्टी में हम लोग रहे, हमें विधानसभा में थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि लोगों में पार्टी के प्रति जितना भी एक प्रचार रूलिंग गवर्नमेंट ने और रूलिंग पार्टी ने की है, लोगों को एक कांग्रेस पार्टी का हालांकि बहुत अच्छा काम रहा है, देश के लिए उन्नति तरक्की के लिए काम किया है, मगर लोगों का माइंड सेट बदल दिया है, युवाओं को। पुराने बुजुर्ग तो समझते हैं, जिन्होंने कांग्रेस का दौर देखा, आज़ादी से लेके देश को आगे बढ़ते मजबूत होते देखा, वो समझते हैं। वो युवाओं को लगता है जो कुछ आज की मौजूदा सरकार कह रही है ये चाहिए, इससे पहले कुछ नहीं था। तो एक नफरत सी पार्टी में थी, तो जरूर 2-4-5% हमें डैमेज होता था। तो हमने कहा हमें हो सकता नुकसान होगा, हम आपकी इज्जत देखते हैं। मैंने कहा जितने भी लीडर थे आज़ाद साहब को, और मेरा इंटरव्यू सुने कि मैंने कहा भी, तो हमने कभी भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आज़ाद साहब की सियासी ज़िंदगी में कोई छींटे पड़े, दाग लगे, वो कभी नहीं सोचा। हमने उनको एक अपना लीडर मानना है, और एक मैं ये कहता हूँ बड़ा भाई और बाप की तरह इज्जत दी है, आज भी देते हैं और देते रहेंगे। ये इसलिए कुछ चंद लोग जिनके इंटरेस्ट थे, उन लोगों ने कंपेल किया, उनकी अपने वो क्लैश थे, अपनी ईगो थी, या कोई ओहदा चाहते थे, उन्होंने ऐसे फैसले करवाए। बहरहाल जो फैसला हो गया, हम आज़ाद साहब के साथ खड़े हो गए। हमने कांग्रेस में भी आज़ाद साहब को हमेशा लीडर माना है और उनकी सरपरस्ती में काम करने का प्रयास किया। हालांकि ये अलग बात है हमें उसमें क्या मिला कांग्रेस पार्टी में, जहाँ उसके बाद भी हमें हरासमेंट मिली है, कंफर्टेबल नहीं थे,
उल्टा हम कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करते थे, हमें डिस्टर्ब किया जाता था। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो उहदों में जो लोग बैठे थे, ऐसे लोगों को जो 10-10 दल बदल के आते हैं, रात को एक दल में होते हैं, सुबह दूसरे दल में होते, तो ये बड़ी चीज़ें थी। हम वो आवाज़ पार्टी के अंदर उठाते रहते थे, हमारी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, तो तभी पार्टी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का नुकसान हुआ। तो वो बातें हम आज़ाद साहब के नोटिस में लाते थे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। अब अल्टीमेटली हमारी बात नहीं सुनेगी तो एक अलग रास्ता आज़ाद साहब ने और बनाया। जब नेशनल लेवल में वो नेशनल लीडरशिप से कंफर्टेबल नहीं थे, तो जब आ गए हमने सोचा अकेले पढ़ के हमारे लीडर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा चेहरा है देश का, और जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक अहम रोल रखते हैं। और अजय बतौर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रिमार्केबल काम जम्मू कश्मीर के तीनों खितों में किया है। सभी को, हालांकि बड़ा कम समय मिला उनको, बहुत कम समय, सबसे कम टाइम चीफ मिनिस्टर वो रहे हैं, तो उसके बावजूद भी जो काम उन्होंने किया है, सभी जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे काफ़ी आगे। ये तमाम चीज़ें ठीक हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सीधा कि क्या अब ये मान लिया जाए कि आप डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में वापस जा चुके हैं और जल्द कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको पार्टी में दी जाएगी और आप दोबारा से गुलाम नबी आज़ाद के साथ चलना शुरू करेंगे? देखो, मन में बड़ा वो है, अभी बड़ा दुखी भी हूँ। हम बड़े इमोशनल और सीधे साधे साफ लोग हैं। हाँ, मुझे बड़ा इधर उधर उछल कूद में मैं कम विश्वास रखता हूँ। मैं वही बात कह रहा था, चलो आपने बीच में सवाल किया तो इसमें रिस्पॉन्ड करते हुए मैं आपको कहूँगा, मेरा ये रहेगा, ये आज़ाद साहब बड़े लीडर भी हैं और भाई का रिश्ता भी है, और आए उनको अपने फैसले में कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि गलत फैसला लिया गया। इससे पहले उन्होंने सीनियर लोग पहले भी भेजे थे, आपने उसकी रिपोर्टिंग भी की है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसमें GM सरूरी, असलम गोनी साहब और लोग थे। काफ़ी देर गुलाम हैदर मलिक और काफ़ी देर उसमें 4-4.5 घंटे वो बैठ के गए। उसके बाद मस्जिद बानी और बाकी लोग भी आए, लगातार कंटिन्यूस लोग आते रहे, तो अपना पक्ष रखते रहे। सबका ये कंसर्न था जो इस वक्त आज़ाद साहब में डेमोक्रेटिक पार्टी में लोग हैं, लगभग कोई हो सकता है सबको इस बात का बड़ा चिंता थी। और हम भी चाहते थे आज़ाद साहब की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर में एक अल्टरनेटिव बने, और ऐसा अल्टरनेटिव बने जो हुकूमत में आए और जम्मू कश्मीर को इस टर्माइल से, इस सियासी बुरहान से बाहर निकाले, लोगों को एक दिशा मिले, कोई नेता है जो हमें इस मुश्किलात में मदद कर सकता है। तो हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात मैं करना चाहता था। जहाँ जहाँ पार्टी को मजबूत कर सकते थे हमने योगदान दिन रात दिया। हो सकता है कुछ लोग होंगे जो हमारी इस बात में उनको तकलीफ़ होती होगी, उन्होंने आज़ाद साहब से ये फैसला किया, वो बेहतर, मैं उसमें नहीं रिस्पॉन्ड करूँ किसने किया, जिसने फैसला लिया उसमें जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। मगर बहरहाल जो मुझे आज तक जितनी कन्वर्सेशन उस दिन से हुई, जितने भी नेता मिले, सीनियर लोग मिले, आज़ाद साहब का 4-4.5 घंटे बैठे, उससे ये लगा भी आज़ाद साहब काफ़ी हाथ हैं और उनको महसूस हुआ है भाई ये फैसला कहीं ना कहीं गलत लिया गया और विदाउट वेरिफिकेशन के गलत इनपुट मिली है या किसी ने बताया, तो अब एहसास हुआ है, उसमें मैं ज़रूर विचार करूँगा। बड़े नेता हैं और अपने साथियों के साथ बात करके मैंने उनको कल भी कहा था कि मैं अपने लोगों को पूछने के बिना आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं हर फैसला उनसे लेता हूँ। मगर वो कहते हैं मैं आपके हर प्रोग्राम को मैंने बात किया क्लोजली, और मेरे साथियों ने, मुझे रिपोर्टिंग है कि लोगों ने कहा वे आप जो फैसला लेंगे, मगर मैंने कहा जैसे मैं इमोशनली, मैं और मेरा परिवार, मेरे साथी आपके साथ जुड़े हैं, मेरे विधानसभा के लोग भी जो मेरे वेल विशर हैं, वोटर सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, वो सब इस तरीके से इमोशनली आपके साथ जुड़े हैं। तो इस फैसले से वो बड़े आहत महसूस कर रहे हैं, बड़े क्या नाम दुखी हैं। तो इमीडिएटली मैं आज उठ के आपके साथ चले जाऊं, कल फिर ये उछल कूद अच्छी आपके लिए भी नहीं होगी। मैं अकेला आ ही जाता हूं तो आपको भी सियासी लाभ नहीं होगा। तो मैं और मेरे लोग साथ में आए तो उसमें बेहतरी होगी। तो वो खुद महसूस कर रहे थे मैं आपके विधानसभा के लोगों से बात करूँगा, आप कब रखते हो। तो इस महीने में हमने 5 कार्यक्रम किए,
तो मैं इमीडिएटली तो नहीं कर सकता। फिर बोले फर्स्ट और सेकंड को आप रखो कार्यक्रम वहाँ। मैंने अगले महीने में मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम 10 तारीख को होता है। मेरे वहाँ गुलाम हैदर मलिक साहब और इंदू जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा भाई 10 तारीख को प्रोग्राम इनका होता है। तो बोले मैं 10 तारीख को आ जाता हूँ और जल्दी होता है तो जल्दी करो। वो फर्स्ट और सेकंड को करना चाहते थे। तो 10 तारीख को कार्यक्रम है, मैं जाऊँगा अपने सारे साथियों से बात करके 10 तारीख का प्रोग्राम जो है उसको कोशिश करेंगे थोड़ा ठीक तरीके से हो आए और जे उनकी बात भी सुने और जहाँ साहब वहाँ बात रखें। बहरहाल एक रास्ता जो खुला है, अब उन्होंने पहल की है, बड़े भाई ने पहल की है, तो हम जो जिस समाज में रहते हैं, संस्कार में रहते हैं, तो ये बात नहीं भी उस बात को टोटली हम अनसुनी करें, ज़रूर इसमें विचार करेंगे और लोगों का से कंसल्टेशन है। कल से मेरी किसी से ज़्यादा बात नहीं हो पाई। अपने पार्टी के लीडर्स जो है मेरे समर्थक हैं, अपनी विधानसभा बाकी इलाके में भी बेनिफिशियर हैं। अब बड़ी देर से मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में हूँ। डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत से लोग हैं, हीरानगर में, कठुआ में, बनी बसोली में भी जो बेनिफिशियर है मेरी तरफ, हर इस मुश्किल इस दौर में भी मेरे साथ खड़े रहे हैं। जहाँ मैंने बुलाया, जहाँ उनको लगा वे अपने नुमाइंदे के साथ, अपने भाई के साथ खड़ा रहना, मेरे साथ खड़े रहे। तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उनकी कॉन्फिडेंस में लेके ही आगे बढ़ने का मेरा कोशिश होगी। बहरहाल अब लेकिन अभी भी आप थोड़ा सा मन से ऐसा लग रहा है कि दुखी हैं, अभी भी परेशान हैं। थोड़ा नहीं, बहुत दुखी हूँ। ये ऐसा रिश्ता भी ऐसा होता है ना, भाई भाई का पर आप ये मानते कि इसमें नाजुक रिश्ता होता है, और पॉलिटिक्स में इस रिश्ते एक को अगर आदमी समझे तो पूरे जीवन तक निभते हैं, और थोड़ी सी दरार आ जाए तो मनमुटाव हो जाता है। हालांकि मैंने आपको बता रहा था बीच में, हालांकि कोई बड़ा पॉलिटिकल तौर पर कोई आज़ाद साहब ने मुझे कोई अपलिफ्ट नहीं किया है, जो कांग्रेस पार्टी ने, मैंने कांग्रेस पार्टी को दिया है। मैं 2 बार विधायक बन के, दोनों बार गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस पार्टी। आज़ाद साहब मुख्यमंत्री बने, हम भी उस दौड़ में, मेरे अकेले से नहीं बने, और नंबर गेम होती है, मैं भी उसमें शमूल था और मैंने भी अपना रेजिग्नेशन एज इंडिपेंडेंट एमएलए था, मैंने दिया। तो हमने बड़े हर आड़ इवन में, हर मुश्किल हालात में भी आज़ाद साहब खड़े रहे। इस वजह से कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता थे वो हमारे, मैंने उसी वजह से अकाउंटेबिलिटी भी फेस किया। मुझे डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने आपको इस पीरियड में आपसे संपर्क साधा, या कोई और दल हैं जिन दलों के नेताओं ने आपसे बातचीत की? सभी ने मेरे से, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही मेरे पास लोग, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडरों ने भी, छोटे, उन्होंने भी संपर्क किया। शायद बात मैंने सबसे नहीं की, मगर उसके बाद आप पार्टी के लोगों ने भी, सब जो रीजनल पार्टी। लेकिन मैंने सुना कि बीजेपी का काफ़ी खिंचाव है, बड़ी कोशिश की जा रही है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएं। बीजेपी हर आज से नहीं, 2014 से लगातार वो 2 प्रकार का काम करती है। नेशनल लीडरशिप से भी लोग बात करते हैं, स्टेट की जो है वहाँ भी 2-3 मतलब गंभीरता के साथ वहाँ आपको लिया जाता है। 2-3 ग्रुप जो हैं वो भी बात करते हैं, और जो विधानसभा में जिनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी मुझे नाम अप्रोच करते हैं। उनका भी मन होता है भी आए तो मेरे कंफर्टेबल हो जाए, मेरी वजह से तो उनको थोड़ी दिक्कत रहती है। तो कोशिश उनकी तरफ से रही है आज तक, जो सिंसियर कोशिश उनकी तरफ से। और पीछे कहीं रहा तो मैं ही रहा, कि मेरी उसमें मेरे लिए 2 ही दिक्कतें हैं। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, कोई हमारे लिए अनटचेबल नहीं है। और मेरा एक जो सियासी ग्रूमिंग हुई है शुरू से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके आज तक, मेरी एक सोच है, मैं एक लाइन और एक विजन से काम करता हूँ। सिर्फ विधानसभा तक एमएलए बनना और मिनिस्टर बनना या गवर्नमेंट में हार जीत तक नहीं महदूद रहता। मैं स्टेट की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझता हूँ और देश की राजनीति को समझता हूँ, और देश को कैसे देश आके तरक्की करे, कैसे नफरतें कम हों, इसको अच्छी तरह दिलो दिमाग में मेरा डेली सुबह से शाम तक जो एक्ट होता है, मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को दूर करके एक ऐसा बना जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी में हम कंफर्टेबल नहीं रह सकते। मुझे एक चीज़ और, तो कांग्रेस बीजेपी तो बोलने का लाइसेंस भी लीडरों से छीन जाती है। देखो जो पिछले हमारे साथी के हैं, हमारे कुलीग थे, कोई मेरे से पीछे थे, कोई मेरे साथ थे, कोई आगे थे, तो कहाँ गायब हो गए हैं, वो दिखते ही नहीं। हाँ, माया समा पार्टी की और कहना
पार्टी के लीडर की तारीफ करेंगे और कोई नीति पे बात नहीं करते। वही कहते थे जम्मू 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 आई, वो मिलते ही नहीं। तो आपकी पुरानी पार्टी कांग्रेस? कांग्रेस से हमदर्दियाँ हैं देखो, आज भी और रहेंगी। कांग्रेस की और हमारी विचारधारा मिलती है, ठीक है। तो भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है लखनपुर। तो देखो, कांग्रेस से हमदर्दियाँ दिल से रहेंगी। मैं ये कहता हूँ, हम वो आदमी नहीं है। आजाद साहब ने निकाला, हमने एक शब्द भी उनके शान के खिलाफ नहीं बोला। कांग्रेस से जब से मैं बाहर आया हूँ, आपने कभी मेरा एक इंटरव्यू सुनना मैं कांग्रेस का, मैं कंफर्टेबल नहीं था। कांग्रेस के नेताओं ने जहाँ टार्च जो अध्यक्ष बने, हम गुलाम नबी आजाद साहब के साथ चलते थे, तो जो भी अध्यक्ष बनते थे वो हमें हर जगह काटने का प्रयास करते थे। तो तभी मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस से हमदर्दियाँ हैं। कांग्रेस से अब जब से बाहर आए हैं, ये कहूँ उनको गाली गलौज करूँ, वो कभी नहीं करूँगा। मगर ये कहूँ वे कांग्रेस में लौट जाऊँगा, नहीं लौटूंगा। मेरे कार्यकर्ता जो लोग भी है विधानसभा, वो भी कहते हैं आप 2-2 बार एमएलए बना के हमने उनको दिया, आपको 6 साल उन्होंने कोई काम उस लेवल का प्रोजेक्ट नहीं किया, उसके बाद दूसरी बार आप बने, आप ऐसे रहे इंडिपेंडेंट इंचार्ज। ऐसे ऐसे लोग जो जिनकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं थी, जो एक बार पार्टी की वजह से बने थे, उन लोगों को मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर रहे। आपको तो कहीं नहीं ना आजाद साहब उसमें हमारी मदद कर पाए, या क्यों नहीं की वो बेहतर जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें इस तरीके से रखा गया, जो कभी कारपोरेटर नहीं जीते वो हमारे से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में बैठते थे। वाइस प्रेसिडेंट तो बड़ी बड़ी लोग बनाए हो, जो 2-2 बार एमएलए, तीसरी बार एमएलए रनर वहाँ पर रहे, और जिसका चुनाव प्राइम मिनिस्टर आके अपना बीजेपी की फील्ड संभाल ले, प्रचार का हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो भी आदरणीय मोदी जी आए। तो कहीं भी है उनकी एक पकड़ तो है लोगों में बीच में। और नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, 5-6 महीने, चाहे कितना ही कमजोर आदमी हो, और नई दुल्हन भी आए, सबको बड़ा चाह होता है। तो नए प्राइम मिनिस्टर थे 6 महीने के, वो आके मेरे गांव में प्रचार करते हैं। तो उसके बाद भी मैं इतने वोट लेके आता हूँ। पार्टी ने उल्टा मुझे मदद करने, मेरे जख्मों में और नमक छिड़का। वो जो कांग्रेस का लीडर जो पीडीपी और 10 पार्टी बदल के आया, और उसको रात रात ला के और उसको एमएलसी में बैठा के और मुझे और कमज़ोर करने का काम किया। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं अपने टाइम में, वो चाहे आजाद साहब की वजह से रहा या कैसे रहा, वो ब्लॉर में और डिस्ट्रिक्ट कुटू में कांग्रेस को ख़त्म करने में कोई कसर बाकी नहीं रही। जो जितने अध्यक्ष थे वो काटते रहते थे। अच्छा। हाँ, म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन आए, डीडीसी का इलेक्शन आए, मैंडेट उन लोगों को देना जो जिनको कोई जानता ही नहीं, ताकि बुरी तरह हार हो तो पार्टी का कैडर डिस्करेज हो। तो ऐसे काम उन्होंने किए हैं। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि डॉक्टर साहब, अब भारत जोड़ो यात्रा जो है 20 तारीख को लखनपुर पहुंचेगी, डॉक्टर मनोहर लाल या उनके कार्यकर्ता क्या वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? क्योंकि उसमें उन्होंने अलग अलग दल के लोगों को जो है न्योता दिया है कि आप भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। ये किसी दल की या किसी एक पर्टिकुलर आदमी की यात्रा नहीं, भारत की यात्रा है जो कांग्रेस ने कहा है। क्या आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे या आपके कार्यकर्ता? देखो, मेरे बाद भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। वे एक देश के अंदर जो मौजूदा हालात बने हैं उसमें आगे निकल के सबको भाईचारे को मजबूत करने में एक बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। मेरी गुड विशेष उनके साथ हैं। उनके कामयाबी के लिए मैं विनती करता हूँ। मगर मैंने पहले भी आपको कहा, उसका मैं पार्ट नहीं हूँ। कि मैंने कहा शुरू से कांग्रेस में हम कंफर्टेबल नहीं रहे। कांग्रेस के ही पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में कांग्रेस को स्टेट के अंदर कमज़ोर किया है, और कांग्रेस को हमें जहाँ जहाँ हम लोग मजबूत हैं उनको काटने का काम किया। नई विधानसभा जहाँ हम कहीं थे नहीं, वहाँ बनाने का काम नहीं किया। वही कल्चर डीएपी में भी अब दिखा जो आज हाल। हम कहीं अंदर कहते थे कि इसको ठीक करो, वो ठीक करने के बजाय हमें बाहर का रास्ता दिखाने का कोशिश किया। इसलिए में ये बातें हैं, हमें कोई लेकिन अगर आपके कार्यकर्ता चले जाते हैं, देखो बड़ा मुश्किल है। मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ इतने इमोशनली जुड़े हुए हैं, और वो हम उस वक्त कांग्रेस से बाहर आए तो बड़े उनका प्रेशर मेरे पर रहा था
कि आप कांग्रेस को छोड़ो, कांग्रेस आपको और नहीं करती है। कांग्रेस ने ना बराबर के लोगों के मैंडेट को इज्जत की है, रिस्पेक्ट की है। तो 2002 में भी गुलाम नबी आज़ाद साहब कैंपेन कर रहे थे, अध्यक्ष थे, तब भी सिटिंग एमएलए को हरा के हम आए हैं 15,000 लीड से, 10,000 उसको मिला। और 6 साल कोई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट में आज़ाद साहब लास्ट में मेरे पास गए, और जो बलाबर में बड़ी विशाल रैली हमने की, वहाँ अनाउंसमेंटें जो की थी उसमें एक भी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट बम बम बोले में टूट गई। उनका कसूर नहीं है, उन्होंने सिंसियर तरीके से कही, जो बातें हमने रखी, जो उनको अच्छा लगा भी लोगों के लिए होने चाहिए, सभी कमिटमेंटें बेबाक तरीके से उन्होंने की, पर वो ग्राउंड में एक भी नहीं उतरी। लेकिन उसके बाद तो 6 साल थे कांग्रेस। उसके बाद दूसरी जो गवर्नमेंट आई है, जो मैं मंत्री रहा, कि वो आज़ाद साहब तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तो उसमें कुछ चीज़ें जो मेरी कॉम्पिटेंसी में थी मैंने की। अच्छा, अंत में कुछ उसमें वक्त भी जो चीफ मिनिस्टर थे, जब जाता था पिछले चीफ मिनिस्टर की कमिटमेंट है तो वो नहीं करते थे, नहीं हाँ, कुछ ऐसे इशू थे, वो अभी तो फाइल में पड़े हैं, नहीं हो पाए। हम डिस्ट्रिक्ट जाते थे, नहीं हो पाया। अच्छा, अंत में डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि ताराचंद, बलवान सिंह, एडवोकेट एम के भारद्वाज, पीरज़ादा मोहम्मद सैयद, इन लोगों ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी छोड़ी है। क्या अब ये माना जाए कि आपके पास गुलाम नबी आज़ाद आए हैं, क्या माना जाए कि इन तमाम नेताओं से भी दोबारा संपर्क साधने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं कांग्रेस में वापस शामिल हो चुके हैं, और सिर्फ यही नहीं, कई अन्य और बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस में जा चुके हैं। क्या आप संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, और क्या सलाह देंगे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नेताओं को कि किस तरीके से अब आगे पार्टी का विस्तार करने के लिए कोशिश करनी चाहिए उनको? हाँ, देखो, सबसे बड़ी जो है जम्मू कश्मीर में, मैंने कहा एक अल्टरनेटिव गुलाम नबी आज़ाद साहब की लीडरशिप में बन सकता था, और एक बेबी भी शुरू में बनी थी, मगर अब बहुत सी जगह हैं जहाँ अब ये साथी जाने से भी नुकसान हुआ है। कोई क्या कहे उनके, अब ताराचंद जी या बाकी लोग ये बड़े एक ग्राउंड में रहने वाले लोग हैं, इनका आधार भी है, और आज़ाद साहब ने इनको बनाया, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, कितनी पोजीशनें दी हैं, पार्टी ने भी दी हैं, तो उसका फ़ायदा एक हो सकता था। और उन्होंने काम भी बड़ा, जब तक साथ में रहे, सिंसियर तरीके से किया। ये हालात क्यों बने, कैसे बने, ये भी मैंने पहले कहा, आज़ाद साहब और उनकी वो टीम ही बता सकती है। मगर अगर रियली एक अल्टरनेटिव देना चाहते हैं तो जम्मू का अभी बहुत सा क्षेत्र जो खाली है, जहाँ कुछ नहीं है, उल्टे जो थे वो भी बाहर गए हैं, तो उनको और लाएँ तो और मजबूत हो सकता है। मैं तो अगर मुझे मौका मिला तो ये चीज़ें रही है, अगर हम मिल के काम करते हैं तो मैं हमेशा कहता रहूँगा, सिर्फ इनको नहीं, और भी जो लोग आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब अभी भी आप अपने कार्यकर्ताओं को पूछेंगे, उसके बाद आप पार्टी में जाएंगे? देखो ना, अब तो ये लगभग ये फैसला हुआ है, अब आज़ाद साहब ने जाना है, ठीक है ना। आज़ाद साहब ने भी कहा मैं लोगों से भी बात करूँगा, तो जैसे मैं भी अभी अपने लोगों से बात नहीं, जो कदम उठाया मेरे इससे बात नहीं, ना लोगों ने मुझे अलाउ किया, मैंने बात, आज़ाद साहब आ गए, बड़े भाई घर आया तो वेलकम है, उनकी तजवीज़, उनकी जो बातें आई हैं, मैंने सब आप अपने लोगों के सामने रखेंगे? सब मैं रखूँगा, उनसे डिस्कस टेलीफोन में भी हो जाएगा। और मोहर आज़ाद साहब जा ही रहे हैं, अब जाएंगे, जे भी सुनेंगे थोड़ा उनका, तो जे भी क्लैरिफिकेशन दे के, और जो आगे बढ़ने का जो रास्ता बताएंगे, तो उसमें मिल के फिर काम करना होगा। हम सबको और चाहते हैं, तो आज़ाद साहब से भी मेरा ये निवेदन रहा है, रात को भी मैंने कहा कि मजबूती के लिए करें, और मजबूती के लिए कोई सुझाव आता है तो उसको वेलकम करके हमें करना है। सिर्फ ये नहीं है हम अगर कहें 50% विधानसभा में कैंडिडेट है, 50 में नहीं है, तो हमने उसको छोड़ना, तो वहाँ लाने हैं। सभी नेताओं को, मेरी और सब की जो जिम्मेदारी बनती थी कि हम जहाँ नहीं हैं कुछ, वहाँ ले आएँ। नए कैंडिडेट आना चाहते थे, उनको लाएँ, और वहाँ आपका आधार बने, विस्तार हो पार्टी का, विस्तार हो, कहीं हम जीतेंगे, कहीं हम फाइट में रहेंगे, तो एक कैडर तो तैयार होगा। ये बातें हम कहते रहे हैं, कुछ लोगों को पता नहीं, वो हमारे पीछे लगे हुए थे, वो कहते जो 2-4 है ये भागे, हम अकेले बादशाह बन जाएं, तो उससे नुकसान आज़ाद साहब का किया, वो बेनिफिशियर नहीं है आज़ाद साहब की, वो बेनिफिशियर नहीं, उन्होंने नुकसान किया है, और ये अनफॉर्चुनेट है। एक अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर को मिल सकता था, इतने बड़े ऊंचे कद का लीडर जो इस जम्मू कश्मीर को एक अच्छा विकल्प दे सकता था, और हर हुकूमत बनती थी, बेहतरी होती, डेवलपमेंट होती, रोजगार आते, बड़ी चीज, बहुत काम करने की ज़रूरत है। आज देखो सुबह से बिजली नहीं थी, क्या ना आपका लोहड़ी का त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार है,
पूरा हमारा नॉर्थ इंडिया का बिजली नहीं है, सुबह से नहीं। आज बेरोजगारी देखो, डेली वेजर का मसला है, माइनिंग का इशू है, आया रोज ऐसे आर्डर निकल रहे हैं। आप देखो ओल्ड एज पेंशन, पिछले दिनों आपने देखा बलावर में जबरदस्त प्रोटेस्ट किया हमें, वहाँ बिजली रेस्टोर हो गई है। सरकार का धन्यवाद कहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों की आवाज़ को सुना आपने। अब वहाँ आ रही है पूरी बिजली, नहीं तो 16 घंटे 14 घंटे पर डे बिजली गुल थी, और जब बिजली पावर की ज़रूरत थी उस वक्त पावर नहीं होती थी। ऐसे ही जो बाकी इशू हैं, ये ओल्ड एज पेंशन का जो सर्टिफिकेट कुठुआ में बनता था, अब 15 दिन में वहाँ कैंप लगेगा बराबर में, लोगों को बेनिफिट उसका होगा। उसमें हमने एक चीज़ और बड़ी जोड़ी है, जो एफिडेविट जो मुनसिपल ये चीज़ें हमने स्ट्रगल से ली हैं। तो ऐसे चाहता हूँ डीएपी भी यार करना चाहती है तो लोगों के इशू को उठाए, संघर्ष करे। राजनीति में तो ड्राइंग रूम में बैठ के बात नहीं बनेगी, लोगों की आवाज़ उठाना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं इसी नीति में चलना चाहता हूँ, और आगे बढ़ेंगे, मजबूती होगी, ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ आएंगे। और हुकूमत क्या है, आप अकेले गवर्नमेंट बना सकते हो, पर आप नीयत हमारी होनी चाहिए सबकी, सिर्फ बातों से बात नहीं बनने वाली, इतनी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक शुक्रिया। तो आपने सुन लिया डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि डीएपी के साथ सफर तो शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जाकर बात करूंगा। उसके बाद 10 फरवरी को गुलाम नबी आजाद भी आएंगे बिलावर में, वहां पर वो भी लोगों से बात करेंगे, लोग अपनी नाराजगी का इजहार वहां पर करेंगे। लेकिन कल जो मैं गया हूं, मैंने अभी अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं की है, मैंने अपने लोगों से बात नहीं की है। गुलाम नबी आजाद बड़े भाई की तरह आए, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गए। ये सब कुछ कल का घटनाक्रम है। लेकिन मामला अब यहां पर यह है कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा गुलाम नबी आजाद के साथ कल फोटोग्राफ्स में दिखे तो जरूर हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे। और 10 तारीख फरवरी को जब गुलाम नबी आजाद क्षेत्र में जाएंगे, तब यह समझा जा सकता है कि अब डॉक्टर मनोहर लाल डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में वापस आ गए हैं।